वेलकम टू केमिस्ट्री फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो यूनिट स्टार्ट किया था वो था आपके सिलेबस का यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उस वीडियो डिस्कशन में हम लोगों ने देखा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के जो पी ब्लॉक में इंक्लूडेड हैं, और हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को किन ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो ग्रुप स्टार्ट किया था अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वो था आपका ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है और उनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था, जो था आपका फिजिकल स्टेट, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक रेडियाई। ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि स्टूडेंट प्लीज़ आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, कम से कम 1 से लेकर के 30 तक उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये 30 एलिमेंट्स जो है आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस के लिए बहुत है। ये 30 एलिमेंट्स के बीच में ही आपको सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि हमारा 4th फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, जो है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, और इसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसकी ज़रूरत हमें होगी किसी भी एटम के वैलेंस शेल से, ठीक है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो आपका एटम जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और एटम जितना बड़ा होगा उतने कम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने दे देगा आसानी से। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अब ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर हायर दैन ग्रुप 14 एलिमेंट्स बिकॉज of the increased nuclear charge of group 15 elements, as p orbital in the valence shell of group 15 elements are half filled। ठीक है, जो p orbital है वो आपका half filled है, which gives extra stability to the electronic configuration of atoms। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी एटम के जो ऑर्बिटल फिलिंग होती है वो 3 तरह की होती है। या तो उसका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा, यानी कि कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल होगा उस एटम के पास, या तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा, या फिर इनकम्प्लीट फिल्ड ऑर्बिटल। ये 3 तरह के आपके ऑर्बिटल्स फिलिंग होते हैं। कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल उनको कहेंगे जिसमें ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल्ड है। यानी कि अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पी ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, डी ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और एफ ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये कहलाएंगे आपके कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स। अब आते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल पर। हाफ फील्ड ऑर्बिटल किनको कहेंगे? तो अगर आपके एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। अगर आपके पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। और अगर आपके डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। और अगर आपके एफ ऑर्बिटल की बात करें तो उसका हाफ फील्ड स्टेट होगा जब उस ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब आते हैं इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल पर। तो इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल किसको कहेंगे?
एस के लिए इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, क्योंकि या तो वो कंप्लीट फील्ड होगा या हाफ फील्ड होगा। इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स जो स्टार्ट होते हैं वो आपके पी ऑर्बिटल से। पी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड हो सकते हैं, डी हो सकते हैं और एफ ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर पी ऑर्बिटल में 1, 2, 4 या 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो इनकम्प्लीट फील्ड वाले स्टेट में होगा। वैसे ही अगर आपके डी ऑर्बिटल में 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल में आएंगे। और अगर आपके एफ ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह के ऑर्बिटल्स हैं। तो जिस एटम के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी वो है आपकी कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल, उसके बाद आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल और एंड में आते हैं आपके इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल। क्योंकि कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स जो है वो सबसे स्टेबल स्टेट होंगे। उसके बाद जो सेकेंड नंबर वाला आपका स्टेबल स्टेट होता है वो है आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और इनकम्प्लीट ऑर्बिटल जो है वो आपका अनस्टेबल स्टेट होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपके आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड डिक्रीज करता है। ये आपका जनरलाइज हो गया। अब बात करते हैं हमारे ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो जैसे ही हम ग्रुप 15 में टॉप टू बॉटम की तरफ बढ़ेंगे, जैसे मतलब फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ डाउन द ग्रुप आएंगे, तो आपके एटम का साइज बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाएगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस शेल से रिमूव हो जाएंगे, यानी कि कम एनर्जी खर्च करके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे डाउन द ग्रुप, आपका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड की। तो अक्रॉस द पीरियड यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ग्रुप 14 से 15 की तरफ जाएंगे, तो हमारे एलिमेंट का साइज या एटम का साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिमूव होने नहीं देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को जब आसानी से रिमूव होने नहीं देंगे तो हमको वहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ताकि हम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर ले। लेकिन यहाँ पर ग्रुप 14 और 15 के बीच में एक और कंपैरिजन है इनके ऑर्बिटल्स के बारे में, जो कि हम लोगों ने देखा। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल वाली बात आ रही है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं उनका पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड स्टेट में है। पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये उसका हाफ फील्ड वाला स्टेट है। वेरएज आपका जो पी ऑर्बिटल है ग्रुप 14 का, उसके ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि इनकम्प्लीट फील्ड स्टेट में है। तो ये जो हाफ फील्ड वाला स्टेट है ग्रुप 15 का, ये इसको और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इस ग्रुप के एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। इसीलिए जब हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ बढ़ेंगे अक्रॉस द पीरियड, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, इंक्रीज करेगा फ्रॉम ग्रुप 14 टू 15, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पर, जो है 5th नंबर पर, वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी भी एटम में उसके जो वैलेंस शेल है उसके पास जितना न्यूक्लियर चार्ज है वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाता है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो आपका है उस एटम का, वो अक्वायर करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है कि एक एटम
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, यानी कि अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे वो अनायन की तरह बिहेव करेंगे, एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में। ग्रुप 15 एलिमेंट्स are more electronegative than group 14 elements, as being smaller in size, group 15 elements require less number of electron to acquire noble gas configuration. तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं उनसे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स छोटे होते हैं। छोटे होने के साथ इनके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इनका बढ़ जाता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, ताकि ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ प्रोसीड कर सके। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के ज़्यादा करीब है बनिस्बत ग्रुप 14 के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो बात कर रहे हैं वो ग्रुप 14 से ग्रुप 15 वाले का ज़्यादा होता है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। ग्रुप 14 के कंपैरिजन में ग्रुप 15 वाले जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 डिक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ एज on going down from nitrogen to bismuth, the size of atom increases and there is an increase in shielding effect of inner electron down the group. तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि डाउन द ग्रुप प्रोसीड करेंगे ग्रुप 15 में नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ, उसके एटम का साइज बढ़ता जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घटती जाएगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाएगी। अब इसमें एक और बात आया है आपका शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है उसमें आपका शील्ड की तरह कोई काम करेगा। तो वो काम कौन करेगा? आपके एटम्स के जो ऑर्बिटल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड यानी कि रुकावट का काम करेंगे, कवर का काम करेंगे। किनके लिए? इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए। इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, ये जो आपके इनएक्टिव कह सकते हैं इनको, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जैसे नाइट्रोजन का ये है 1s, फॉस्फोरस का 1s और 2s वाला इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक का 1s 2s 3s वाला इलेक्ट्रॉन, एंटीमनी का 1s 2s 3s 4s वाला इलेक्ट्रॉन, और बिस्मथ के जो 1s 2s 1s 2s 2p 3s, थर्ड शेल, सेकंड शेल, फोर्थ शेल और जो फिफ्थ शेल वाले, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके उन एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करने नहीं देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, इसीलिए टॉप टू बॉटम आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पर जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3, +5 और -3, ठीक है। तो इसमें दोनों तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। तो पहले पॉजिटिव वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं जो आपका है +3 और +5। इसमें जो +5 है वो आपके
ग्रुप 15 एलिमेंट्स का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स लूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ग्रुप 15 के जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 3 आपके p ऑर्बिटल में और 2 आपका s ऑर्बिटल में, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में। तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट? 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन के अलावा वो 3 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकता है जो उसके p ऑर्बिटल में है, तो एक और ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्वायर कर सकता है जो है आपका +3 वाला, ठीक है। तो इसमें जो +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको M3+ से डिनोट किया गया है, और जो +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको M5+ से डिनोट किया गया है। तो ये M जो है मेटल नहीं डिनोट कर रहा है, ठीक है। M एक ऐसी मटेरियल ले लिया गया है, एक ऐसे सिंबल ले लिया गया है जो आपके एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है कि वो आपका 3+ वाला चार्ज वाला होगा या 5+ चार्ज वाला होगा, ठीक है। M मेटल्स के लिए नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब आते हैं जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है जो है आपका -3। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स गेन कर सकते हैं वो है 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मिनिमम चार्ज जो इनके ऊपर आएगा वो होगा -3, इसलिए उनको M3- से डिनोट किया गया है। तो आपके ग्रुप 15 का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5 और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3। अब आते हैं 7th फिजिकल प्रॉपर्टी पर, या जो है आपका नेचर ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स शो कोवैलेंसी ऑफ 3 and 5 except nitrogen, which shows only covalency of 3। तो ये कह रहा है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 तरह की कोवैलेंसी शो करता है, एक 3 और एक 5, यानी कि आपके जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो या तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे या फिर 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जब हम लोग वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो जब हम उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका वैलेंस शेल जो है वो कौन सा है, 2, सेकेंड शेल है इसका, ठीक है, 2 का S और 2 का P। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सेकेंड शेल जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 2 है, तो सेकेंड शेल के लिए कोई भी D सब शेल नहीं होता है, ठीक है। तो आपका 2 में जो सेकेंड शेल है उसका 2 ही सब शेल होता है, एक S और एक P, 2 का D नहीं होता है। इसीलिए नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे, इनका इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनाएंगे वो 3 ही बॉन्ड बनाएंगे, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड पेयर रहेगा इनका और एक इसमें लोन पेयर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके 2s में वो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन ये एक अलग तरह का बॉन्ड बना सकते हैं जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसीलिए नाइट्रोजन जो कुछ कंपाउंड्स ऐसा बनाता है जो आपका लेविस बेस की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। क्यों डोनेट कर सकते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन का ये जो वैलेंस शेल है 2s वाला, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में ज़रूर जा सकता है जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के अलावा
जो और एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप 15 के, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके पास थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल और सिक्स्थ शेल है, ठीक है। तो जो एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं उनके वैलेंस शेल के, वो आपके नेक्स्ट ऑर्बिटल तक एक्साइट करके जा सकते हैं। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके पास कितने हो सकते हैं, वो है आपके 5, यानी कि नाइट्रोजन को छोड़ के ग्रुप 15 के जो बाकी एलिमेंट हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये आपका 5 बॉन्ड बना सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 मेनली फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। जैसे ही हम ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन घट जाएगा, ठीक है। क्यों घट जाएगा, क्योंकि आपके एटम का साइज बढ़ जाएगा और साइज बढ़ने के साथ साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी, वो एटम इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपकी मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन बिस्मथ एक मेटल है। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो आपके ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे, और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये आपके आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, आपके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी घट जाएगी। अब आते हैं लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो है आपका 8th फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो melting point of group 15 elements at first increases from nitrogen to arsenic and then decreases from antimony to bismuth। जैसे ही हम ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे की तरफ प्रोसीड करेंगे, आपके एटम का साइज बढ़ता जाता है और इसीलिए आपकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से 5 के जगह 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्मेशन में जाता है, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट घट जाती है, ठीक है। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। तो बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है। जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ प्रोसीड करेंगे, दैट इज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। The boiling point increases regularly as we move from nitrogen to bismuth। क्लियर है। तो ये हो गए आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू।